हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। तो हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं। विचारक, विश्वास और इमारतों पर सांस्कृतिक विकास के बारे में बताया गया है। कब से कब तक? ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा संवत 600 तक। ठीक है, यानी जब ईसा का जन्म हुआ उससे 600 साल पहले की बात है और ईसा के जन्म के 600 साल बाद तक की बात है। लगभग 1200 साल हो गई है। ठीक, इस समय काल की बात की गई है। और इस चैप्टर के अंदर हम 1000 साल की लंबी यात्रा पर जाएंगे, देखेंगे, दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समाज में किस प्रकार की स्थिति थी, उन्होंने कैसे समझने का प्रयास किया, है ना। तो हर स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सांची की एक झलक। सांची के बारे में बताया गया और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो एक सांची 19th सेंचुरी के अंदर दिया हुआ है। ये पैराग्राफ भी जो है ना पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेष में सबसे अद्भुत जो सांची कनखेड़ा है उसकी इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की युद्ध की जो मूर्तियां हैं और बुद्ध की मूर्तियों को और साथ ही साथ प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। यूरोप के सज्जनों के विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक प्रमुख व्यक्ति जाने जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि किस किस व्यक्तियों ने इसे सराहा, संरक्षण दिया, और उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं 19th सेंचुरी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी उस समय। तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने सबसे अच्छी हालत में बने सांची के पूर्वी जो तोरण द्वार है उसको फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ जो बेगम थी, भोपाल की बेगम, उनसे फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। तो कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश करना शुरू किया। सौभाग्यवश ये हुआ कि जो फ्रांसीसी और जो अंग्रेज हैं दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर जो प्रतिकृति होती है उससे वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्लास्टर की वो प्रतिकृति सेम वैसी ही बनवा ली, वो उसी से संतुष्ट हो गए। वो नहीं ले गए उन तोरण द्वारों को। अगर ले जाते तो शायद आज हमें वो देखने को भी ना मिलते। इस प्रकार जो मूल कृति है वो भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही बनी रही। भोपाल के शासकों, खासतौर से कौन कौन? शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम, इन्होंने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। तो आश्चर्य नहीं है कि जॉन जो मार्शल थे उन्होंने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ को समर्पित किया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान भी दिया। वहाँ रहते हुए ही जॉन मार्शल ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उपयुक्त पुस्तकें लिखी, और इन पुस्तकों के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान दिया, पैसा दिया। इसीलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बहुत बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहें कि इस स्तूप का किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी इस जगह पर। खास तौर से अगर हम देखें तो ऐसे ये उन लोगों के लिए भी बचा रहा जो लोग ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को, जो ये चीज़ें संग्रहालय में हैं या कहीं भी हैं, इन सभी चीज़ों को ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के उस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज के आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में भी हमारी जो समझ है वो उसमें महत्वपूर्ण बदलाव आए। ये जो जगह है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का एक जीता जागता उदाहरण है। बहुत, ये देख रहे हैं आप, यही है सांची का स्तूप।
बहुत अच्छी जगह है, मैं एक बार गया भी हूँ यहाँ पर और मैंने देखा भी है इसे। जब आप स्टेशन पर उतरेंगे, एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ उतरने के बाद आपको जाना पड़ता है इसमें ऊपर की तरफ, पहाड़ी की तरफ। नीचे संग्रहालय भी बना हुआ है। तो इस तरीके से ये जगह देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होती है। साथ ही साथ आखिर इस इमारत का महत्व क्या है? यह टीला बनाया क्यों गया? अंदर क्या है इसके? ये जो गुंबद सा बना हुआ है, उल्टा जो कटोरा बना हुआ है, इसके अंदर क्या है? इसके चारों तरफ पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? स्तूप समूह को किसने बनवाया? किसने धन दिया? खोज कब हुई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला, अभिलेख, इन सब के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास को खोज सकते हैं और उसके बारे में पता लगा सकते हैं। आरंभिक जो बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि है, उसके अन्वेषण की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो पृष्ठभूमि में आता है यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के अंदर का जो काल था, उस विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र धर्म जैसे चिंतक और चीन में खुंगत्सी और यूनान में शुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध, कई अन्य चिंतकों का उद्भव शुरू हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्यों का और शहरों का उदय हो रहा था और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव भी आ रहे थे। ये जितने भी मनीषी हैं, इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है युद्धों यज्ञों की परंपरा। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार, इसकी कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही थी। पूर्व वैदिक जो परंपरा थी, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद जो है उसमें अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुतियों का संग्रह है पूरे इस वेद के अंदर। यज्ञों के समय इन श्रोतों का कैसे उच्चारण किया जाता था, ये लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, इन सब के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू शुरू में यज्ञ जो था वो सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक कुछ यज्ञ जो है घरों के मालिकों द्वारा भी कराए जाते थे। आपको राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञों के बारे में तो मालूम ही है। ऐसे जटिल यज्ञ सरदार के द्वारा या राजा के द्वारा किया जाता था। इनका अनुष्ठान जो था उसके लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर भी रहना पड़ता था। फिर आता है पॉइंट नए प्रश्नों के बारे में। उपनिषद जो थे, छठी सदी जो थी ईसा पूर्व से, उसमें पाई गई विचारधाराओं से हमें पता चलता है कि लोग जीवन का जो अर्थ है और मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसकी जो संभावना है और जो पुनर्जन्म है उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर बहुत बहस होती थी। मनीषी जो होते थे वो परम यथार्थ की प्रकृति को समझने के लिए और अभिव्यक्त करने में लगातार लगे रहते कि भाई सामने वाले को समझ में आना चाहिए। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक ये सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक होता है। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने में लगे हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी सी मिलती है।
शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से और सामान्य लोगों से तर्क और वितर्क लगातार करते रहते थे। ये चर्चाएं जो थीं वो कहाँ चलती थी? कुटागार शालाओं, यानी कि नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे, क्योंकि जितने भी जो मनीषी होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो लगातार घूमते ही रहते थे, कभी एक जगह रुकते नहीं थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था, तो ये पता पड़ता था कि वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता और बढ़ता रहता था और घटता भी रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न भी उठाते थे। उन्होंने ये भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। ये समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। हमने ये देखा है कि ब्राह्मणवाद जो है ना, वो ये मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। उपनिषद की कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इन पंक्तियों को आपको 100% पढ़ना जरूर है। ओके स्टूडेंट्स, तो बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार किए जाते थे, संरक्षित किए जाते थे, इसका भी एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। आप इसे पढ़ेंगे, जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क में है पूरा पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ आपको पूरा फुल पढ़ना है। और दो प्रकार की चीज़ें होती थी, नियतिवादी और भौतिकवादी। ये पैराग्राफ भी आपका होमवर्क के लिए है। तो आप ये जो दो पैराग्राफ है, दोनों होमवर्क में बड़े बढ़िया तरीके से आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट जो है वो लौकिक सुखों से आगे को लेकर है। तो ये पॉइंट जो है वो हम अगले वीडियो में आपके लिए कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।